हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, हम सबको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ एन एपेक्स बॉडी विच प्रोवाइड्स अस जस्टिस। कहने का मतलब ये है, सिंपल साधारण, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है एंड इसका डिसीज़न हम कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट होता है। हाँ, अगर हम चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीज़न चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। हाई कोर्ट का भी डिसीज़न चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट होता है तो इसका आप हाई कोर्ट के अंदर नहीं चैलेंज कर सकते या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम से ही आप समझ रहे होंगे सबसे बड़ा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कुछ टाइटल्स भी दिए जाते हैं, जैसे फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट को सिटीज़न का गार्जियन एंड प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट, अब जाहिर सी बात है, ऐसी हवा में उड़ के तो नहीं बन गया होगा। इसके लिए एक आइडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था 1950 के वक्त, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी बनाने का सोचा गया था एंड बनाया गया था to be the most highest court in India and also known as apex court और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो अगर कोई आपको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बोल रहा है, एपेक्स कोर्ट बोल रहा है या हाईएस्ट कोर्ट बोल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अगर हिस्ट्री की बात करें कि क्या जब हम इंडिपेंडेंट हुए तभी से सुप्रीम कोर्ट है या उससे पहले से है, नहीं ऐसा वैसा, तो किंग जॉर्ज 3 अंग्रेज जो हम पे राज कर रहे थे, उन्हीं से तो हमें आज़ादी मिली थी ना, तभी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था। तो किंग जॉर्ज 3 अंग्रेज था। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले मद्रास में खोला गया था 1800 में, एंड फिर बॉम्बे में सेकेंड सुप्रीम कोर्ट खोला गया था 1823 में। फिर इसके बाद एक हाई कोर्ट भी खोला गया 1861 में अंडर इंडिया हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, कब हाई कोर्ट खोला गया था सबसे पहला? 1861 में अंडर इंडिया हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 130 जो है इस सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है टू सिट इन दिल्ली की, मतलब हम सबको पता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है एंड सुप्रीम कोर्ट हो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, ये सब कहाँ बैठते हैं? दिल्ली के अंडर बैठते हैं, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वेदर द हाउस ऑफ राष्ट्रपति भवन या प्राइम मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब दिल्ली के अंडर होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है या और भी कहीं है? सिर्फ दिल्ली में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, इसीलिए इसको हाईएस्ट कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अपना होता है। इसके अलावा तो आर्टिकल 130 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि सुप्रीम कोर्ट को अलाउ है टू सिट इन दिल्ली की, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। आर्टिकल 124 से 147 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5 याद रखना, इट डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिपेंडेंस से, जुरिस्डिक्शन से, पावर से, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ एंड अगर हम 8 है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ से मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बनाया था हमने अपनी कंट्री को रन करने के लिए, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि टोटल 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। लेकिन आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की। मतलब भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तो उस टाइम पे स्ट्रेंथ बोली गई थी कि सिर्फ 8 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, लेकिन फिर आर्टिकल 124 के तहत बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, मतलब 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 8 से कम भी हो सकते हैं, 8, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एंड पावर की, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पावर, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि आर्टिकल 131 से डील करता है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो कि आर्टिकल 143 से डील करता है, रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 से डील करता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द मोस्ट amazing and exclusive power of Supreme Court is power of judicial review given by Indian Constitution। तो इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड
for the student who is preparing for any competitive exam, that what are the set of jurisdiction that the Supreme Court of India is possessing, right? So I'll make a separate video on it in detail and yeah, make you understand that as well. इसके अलावा अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये लोग 65 ईयर के एज तक अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर होना पड़ता है सरकारी नियम में। एंड प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है। पर इन केस ऑफ अदर जजेस जैसे नॉर्मल जजेस, सीजीआई के केस में सीजीआई से थोड़ी कंसल्ट करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट, ये सेंसिबल सी बात है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस इन सीजीआई इटसेल्फ। सेकेंड जज केस 1993 में जो हुआ था उसमें फिर डिसाइड किया गया था कुछ नियम्स कानून। फिर थर्ड जज केस 1998 में हुआ था, सीजीआई शुड कंसल्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज बिफोर रिकमेंडिंग नेम की। सीजीआई को कंसल्ट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से प्रेसिडेंट को किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम रिकमेंड करने से पहले, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या बात है कि इसी को फिर हम कोलिजियम सिस्टम भी कहते हैं। कोलिजियम सिस्टम किसको कहते हैं? जब सीजीआई should consult senior most Supreme Court judge before recommending any name to the President to elect any other Supreme Court judge, and this system is known as collegial system, right? इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज डील्स विद आर्टिकल 124(3) सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेंसिबल सी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सिटीज़न होना है तो इंडिया का सिटीज़न होना मस्ट है। हाई कोर्ट का जज मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए, जैसे अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का जज होना है आपको एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, या फिर आप अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर एज अ लॉयर 10 साल प्रैक्टिस किया है तो भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। किस केस में? जब आप हाई कोर्ट के 5 साल जज रहे हो या फिर 10 साल आपने एज अ लॉयर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की हो, यू आर एंड ऑल्सो यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू आर गुड टू गो टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया, राइट। सैलरीज़ की बात करें तो पार्लियामेंट सारा संभालती है, सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होगा, सब कुछ पार्लियामेंट देखती है, उसी के पास पावर है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। बाकी जो इंक्रीज़ होगा वो तो होगा ही। फिर एक बहुत अच्छी बात होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कि एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो इनकी नौकरी पे ज़्यादा खतरा नहीं होता। ओथ की अगर बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन सीजीआई के अंदर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्ट होते हैं, राइट, एंड अदर जजेस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इंडिपेंडेंस भी है, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है इनको, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, सैलरी ऑफ और एक्सपेंसेस फ्रॉम व्हाट, सीएफआई। क्या होता है सीएफआई? कमेंट करें। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। कंडक्ट मतलब है कि उनको उनकी नौकरी एक बार अपॉइंट हो गया तो इतनी आसानी से उनको उनकी नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस अपनाना पड़ता है, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि एक बार जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन गए, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप एज अ जज या एज अ लॉयर या किसी भी सरकारी ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते हैं, ये होता है, बैन हो जाएंगे आप, मतलब इंडिया की किसी भी लीगल नौकरी आपको नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिमूवल, 2 तरीके के नियम बनाए गए हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। एक तो या तो मिसबिहेवियर करेंगे या इनकेपेसिटी, या तो केपेबल नहीं होंगे, या फिर कुछ बदतमीज़ी या कुछ गलती करेंगे, तो सेंसिबल सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेथड की बात करें तो इम्पीचमेंट मेथड से मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर छोटा मोटा एफआईआर कर देंगे तो हट जाएंगे, नहीं। इनको हटाने के लिए थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ये जज गलत है या इनकेपेबल है या ये मिसबिहेव करते हैं वगैरह, वो तो काफ़ी मेजॉरिटी चाहिए कि हाँ हम सहमत करते हैं, इनको हटाओ ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप। तो उसी तरीके से इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जाता है इनको, एंड जजेस इंक्वायरी करते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। फिर स्पीकर के केस में 100 मेंबर साइन करेंगे कि भाई हाँ वी अग्री दैट दिस जज इज़ मिसबिहेविंग और इनकेपेबल टू होल्ड हिज ऑफिस, और चेयरमैन के केस में 50 मेंबर साइन करेंगे। स्पीकर लोकसभा का होता है, मतलब लोकसभा में 100 मेंबर साइन करके देंगे। चेयरमैन राज्यसभा का होता है तो उस केस में 50 मेंबर साइन करके देंगे कि भाई हाँ हम करते हैं कि इनको हटाया जाए। फिर उसके बाद से जब ये हो जाएगा सारा तो फिर 3 पर्सन कमेटी बनाई जाएगी जो कि आगे का फॉलोअप करेगी कि हाँ भाई ये गिल्टी हैं और इनको हटाना है, फिर उसके बाद हटा दिया जाएगा। एक्टिंग जज
एडहॉक जज, रिटायर्ड जज, 3 तरीके के जज भी होते हैं। एक्टिंग जज क्या होता है? एक्टिंग जज होता है आर्टिकल 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। अगर सीजेआई जो है प्रेजेंट नहीं है अपने ऑफिस में या अपनी चेयर के ऊपर, अपने ऑफिस में जब वो नहीं होंगे, तो बाकी जो जज है जिसको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जब सीजेआई नहीं होंगे अपने ऑफिस में, तो प्रेसिडेंट दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं कि तब तक के लिए आप सीजेआई का टेम्पररी काम करेंगे, तो वो करते हैं। दिस इज़ एक्टिंग जज, ठीक है। एडहॉक जज क्या होता है? आर्टिकल 127 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। सीजेआई कैन टेम्पररी हाई कोर्ट जज एज अ एडवोकेट। सीजेआई जो है हाई कोर्ट के किसी भी जज को एडहॉक जज बना सकते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए। और जो एडहॉक जज होता है, इट रिक्वायर प्रेसिडेंट एंड सीजेआई ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट अप्रूवल। जिस भी हाई कोर्ट से वो जज उठा रहे हैं कि भाई आप एडहॉक जज बनो, उसके हाई कोर्ट से प्रेसिडेंट से सीजेआई को परमिशन लेना है। कौन से सीजेआई को? सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर वो हाई कोर्ट के जज जिसको सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परली बुलाया है, वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज का रोल प्ले करते हैं एज एडहॉक जज, राइट। इसके अलावा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ जज विच इज़ रिटायर्ड जज, आर्टिकल 128 से डील करता है। एक चीज़ देखिए बहुत अच्छी की हुई है, एक्टिंग जज, एडहॉक जज, रिटायर्ड जज, आर्टिकल 126, 27, 28 फॉलो अप कर रहे हैं, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। रिटायर्ड जज आर्टिकल 128 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। सीजेआई जो है विद प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन से, मतलब जैसे मान लीजिए पहले रिटायर्ड से समझ रहे होंगे कि 65 ईयर के एज तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं एक बार जो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है, ऑफिस खाली है, कोई जज, अब जो पहले से जज है वो तो सारा नियम कानून जानता है, तो काम तो कर सकता है, नहीं तो ये तो नियम है कि 65 ईयर के बाद रिटायर कर दो। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जज नहीं अवेलेबल होते, तो रिटायर्ड जज को ही ऑफिस में जो पोस्ट वैकेंट होती है उसकी जगह पर बुलाया जाता है, फिर सैलरी वगैरह ऑफकोर्स दी जाती होगी, और फिर वो रिटायर्ड जज का रोल प्ले करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पावर पे एक और डिटेल वीडियो आएगी टू मेक यू क्लियर एंड अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना, खाना मिशन सर्च को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।